राइट, नाउ लिसन। अब आती है बात बेटा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ, ढंग से सुनो। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव मतलब एक इंस्ट्रूमेंट था जो जो हारमोनियम की तरह ही होता है, इसमें 7 सुर होते हैं। तो हम एक बात देखते हैं वहाँ पर कि जब सारेगामा बोलते हैं हम लोग तो सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से वापस सा, तो हर 8वां अक्षर वापस से वही रिपीटिशन हो रहा है। सिमिलरली इसी चीज़ पे ट्रेंड था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बात कही कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, if elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then क्या होगा, then every eighth element have similar properties with कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट, कि हर एक 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। ये बात क्लियर हुई? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि न्यूलैंड्स के टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? एट दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। ठीक है, 56 एलिमेंट ही डिस्कवर थे। ये बातें पता होनी चाहिए आपको। ओनली 56 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। दूसरी चीज, इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आपको ये और पता होनी चाहिए कि नोबल गैसेस आर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम ऑल्सो। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि नोबल गैस का मतलब इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, ठीक है, एट दैट टाइम। क्लियर है? अब देखो उसको कैसे अरेंज किया इन्होंने, ये बात इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट कैसे था उस चीज को देखते हैं हम लोग। क्लियर? नाउ सी, जैसे कि लिथियम पहला एलिमेंट मान लो, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन लिखूं क्या? नियॉन इज अ नोबल गैस, उस वक्त डिस्कवर नहीं थे। तो फ्लोरीन के बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन डिस्कवर नहीं है। देन पोटेशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। एक बार यहाँ तक बात करते हैं। तो देखो बेटा, मान लीजिए ये मेरा 8वां एलिमेंट है, सपोज दिस इज 8th एलिमेंट। तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बोरॉन के सिमिलर होंगी। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी बोरॉन की तरह सिमिलरिटी शो करेंगी। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इसने यही तो कहा था कि हर एक 8वां एलिमेंट जो होगा इसकी पीरियोडिक टेबल में वो हमेशा पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की तरह बिहेवियर शो करेगा। The properties of the every 8th element is a semblance या resembles with the first element। तो अगर इसके 8वां की बात करूं, ये अगर 8वां है मेरा तो ये फर्स्ट होगा, ये अगर 8th है तो ये फर्स्ट होगा, और इस तरह से इन्होंने ग्रुपिंग किया। क्लियर हुआ? कहानी क्लियर है? सो प्लीज राइट दिस ऑल्सो। अब आती है इसकी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स की बात करें कि लिमिटेशंस क्या क्या थे। तो बेटा पहला लिमिटेशन ये आया इसका कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक लागू हुआ। ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक लागू कर पाए, आगे का रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं मिल रही थी, गलत हो रहा था। ठीक है। दूसरी चीज, नो स्पेस left for undiscovered elements। जो नए एलिमेंट डिस्कवर होने थे उनके लिए जगह कहाँ भैया? देयर इज नो स्पेस लेफ्ट।
समझ में आई? ठीक है, एलिमेंट्स एंड ऑल्सो आप ऐसे भी ले सकते हो, नो स्पेस फॉर द नोबल गैसेस ऑल्सो, ये भी इसका लिमिटेशन हुआ, नो स्पेस फॉर नोबल गैसेस। बेटा जो आगे वाली पीरियोडिक टेबल्स में जो काम हो जाते हैं वो पीछे वाले के लिए लिमिटेशन का काम करेंगे एक तरीके से, क्योंकि वो नए एलिमेंट्स नई चीज़ें डिस्कवर करके बताइए। ठीक है, फोर्थ चीज़, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, किसके अनुसार रखा बेटा इन्होंने? एलिमेंट्स को अरेंज किया किसके अनुसार? एटॉमिक मासेस के अनुसार। तो इसका मतलब ये है कि जिसका एटॉमिक मास पहले है, कम है, वो पहले आना चाहिए, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो बाद में आना चाहिए। सही है बात बेटा? प्रॉब्लम कहाँ हुई? इन केस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, तो जरा कोबाल्ट के बारे में देखते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 27, इसका होता है 28, इसका एटॉमिक मास जो होता है 58.9 और इसका एटॉमिक मास जो होता है 58.7 के आसपास। किसे पहले आना चाहिए, किसे बाद में आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ निकल कम फर्स्ट देन कोबाल्ट, बट व्हाई कोबाल्ट इज पुट बिफोर निकल इन स्पाइट ऑफ हैविंग लेस एटॉमिक मास ऑफ निकल? बात समझ में आई? इसने कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा, जबकि निकल का एटॉमिक मास ज़्यादा था। क्यों? ठीक है भाई, अरेंजमेंट किसके अनुसार किए हैं? तो कम से कम वो ट्रेंड तो फॉलो करें, ये नहीं कर पाया। इन केस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल हैविंग ग्रेटर एटॉमिक मास। तो ये भी इसकी एक कमी बन गई। सो ऑल दीज आर द ड्रॉबैक्स, राइट इट डाउन फास्ट। एक पॉइंट और बना सकते हो बेटा आप यहाँ पे, 5th पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं। कोबाल्ट एंड निकल वर पुट इन सेम स्लॉट, एक साथ रखा गया है इसको, having different properties। भाई सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ रखना था ना, लेकिन इसने तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के एक साथ रख दिए, तो वो बात भी गलत हो गई। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व, so next is Lothar-Meyer curve। Lothar-Meyer नए साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक और चीज़ डिस्कवरी की, इन्होंने अलग तरीके से बताया, और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है दीज आर द कर्व्स। तो इन्होंने किस तरह से बात किया? न्यूटन्स में कोई इशू नहीं है, आई थिंक न्यूटन्स इज वेरी सिंपल, जो बातें थी क्लियर होगी। अब आता है Lothar-Meyer कर्व्स। सबसे पहली चीज, ही प्लॉट अ कर्व, ही प्लॉट कर्व बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक वॉल्यूम। इन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में क्या किए? कर्व प्लॉट किए। कर्व यू वेरी वेल नो व्हाट इज कर्व्स? क्या होते हैं कर्व? यस बेटा, व्हाट इज कर्व? कर्व क्या होते हैं? दैट इज द रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या उसका है, तो उन्होंने कर्व्स प्लॉट किए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझते चलना बेटा। यहाँ पर ही प्लॉट द कर्व्स लाइक दिस। एटॉमिक वॉल्यूम को तो रखा इसने यहाँ पर, एंड एटॉमिक मासेस को रखा यहाँ पर, इन दिस मैनर, और कुछ इस तरह से उनके ग्राफ्स आए। लाइक इन दिस मैनर, क्लियर? देखो इसमें टॉप पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलेंगे पीक पॉइंट्स, वी कॉल दिस पीक पॉइंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं मैं। दीज आर द पीक पॉइंट्स। ठीक है,
तो इनके पीक पॉइंट पे कौन थे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पीक पॉइंट पे कौन थे, बॉटम पॉइंट पे कौन थे, एंड सो ऑन। तो पीक पॉइंट पे थे इनके हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। कौन थे इनके? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट वाले मतलब अल्कली मेटल्स, और अल्कली मेटल्स मतलब दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये थे। तो यहां पर थे इनके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सो ऑन। ठीक। बॉटम पे, बॉटम पॉइंट्स पे कौन थे? बॉटम पॉइंट्स पे इनके पास थे लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। कौन थे? या ऐसे बोलते हैं हम लोग, यहां पे थे मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। यहां पे इन बॉटम्स पे कौन थे आपके? मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स। तो मैं यहीं लिख देता हूं, यहां पे थे इनके मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स। इज इट क्लियर नाउ? अब थोड़ी बात और समझना, यहाँ पे दो तरह से कर्व दिखाई दे रहे हैं, एक है असेंडिंग में, एक है डिसेंडिंग में। देखो जरा, डिसेंडिंग वाले की बात करें, ये तो असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। तो दो तरह के पॉइंट्स दिखाई देंगे हमें, वन इज द असेंडिंग पॉइंट्स, अनदर इज द डिसेंडिंग पॉइंट्स। क्लियर है बेटा ये बात? हाँ जी, समझ में आई बात? सो अगर हम बात करें डिसेंडिंग पॉइंट्स पे, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ, तो यहां पे बात करते हैं डिसेंडिंग पॉइंट्स पे, कि इनकी डिसेंडिंग पॉइंट्स पे कौन थे। इनके डिसेंडिंग पॉइंट पे थे आपके पास दैट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आफ्टर ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट के बाद में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन से थे, या सीधा सीधा याद करो ग्रुप सेकंड के, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स थे। ठीक है, ग्रुप सेकंड में कौन कौन से आ जाते हैं? बेरिलियम, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बेरिलियम आ गया, देन मैग्नीशियम आ गया, देन कैल्शियम आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया, बेरियम एंड सो ऑन। नाउ सेकंड थिंग, असेंडिंग पॉइंट पे ऊपर की तरफ जाते वक्त, तो अब बात आती है इनकी असेंडिंग पॉइंट्स पे। असेंडिंग पॉइंट्स पे थे इनके हैलोजेंस, या ये भी कह सकते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे इनके पास। कौन कौन से थे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन कौन से बेटा हैलोजेंस? सोचो जरा, हैलोजेंस थे आपके पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टाटाइन, फिर कल 12 एंटी, याद आया कुछ? ठीक है। मेटोलाइट कौन कौन से होते हैं बेटा? मेटोलाइट बताएं, ट्रिक बताई थी आपको, मेटोलाइट्स जिसको सेमी मेटल्स भी कहते हैं, कौन कौन से थे? याद रखो ना ट्रिक के साथ, बिन, सीता जी, आस, सब, टेपो, आत्मा से। हो गया खत्म। बिन, सीता जी, आस, आस मतलब आज, आज आस, सिमिलर है ना थोड़ा, आज, सब, टेपो, आत्मा से। याद हो गए सारे? तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरोलियम, पोलोनियम और एस्टाटाइन, यही होते हैं मेटलॉइड्स। ट्रिक याद रहेगी, बिन, सीता जी, आज, सब, टेपो, आत्मा से। याद हो गया? बिन, सीता जी, आज, सब, टेपो, आत्मा से। 80 फॉर एस्टाटाइन, सारा याद रखना पड़ेगा हमको बेटा। ठीक है, टी टेरोलियम, पीओ पोलोनियम, एसबी एंटीमनी, 118 एलिमेंट याद करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे विद द नेम्स। नाउ हम तो यहाँ पे क्या कर रहे थे बेटा? क्लासिफिकेशन, वी आर डूइंग द क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है,
यहाँ तो क्लासिफिकेशन के बजाय इन्होंने तो कुछ कर्व्स ही बता दिए हमें, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस। तो क्लासिफिकेशन कैसे करें बेटा इसका, बताइए बेटा। क्लासिफिकेशन क्या कहा इन्होंने एक बात कही कि एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द कर्व्स हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने एक बात बहुत जो इंपॉर्टेंट कही थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो ये है कि एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाई सेम पोजीशन in curves have similar physical properties। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो कैसा होगा, सेम होगा। अब सेम पोजीशन कौन कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं बेटा, देखो जरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, भैया सेम पोजीशन पे है ना, सेम पोजीशन पे है। दूसरी बात, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सेम पोजीशन पे, सब के सब पीक पर हैं, ये सब के सब टॉप बॉटम पर हैं। तो इनकी अगर बात करें, हमें पता है बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं अगर एक साथ रखी जाए तो, और वही बात इसने की, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है इनकी। क्लियर वही बात। तो इन्होंने इस तरह से क्लासीफाई किया, ठीक। इसका मतलब अगर इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो इसको मतलब अरेंज कर रहा हूँ एटॉमिक मासेस के आधार पे। तो मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं इस कर्व के अंदर, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन की तरह दिखाई दे रही हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि वॉच 12 बजे के बाद में 12 घंटे बाद वापस से वहीं आ जाना, दैट इज कॉल्ड एज रिपीटेशन। क्लियर हुआ? इस फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। उसी चीज़ का वापस आ जाना कुछ समय बाद में या फिक्स समय बाद में, ठीक है। तो इससे एक स्टेटमेंट निकल के आता है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। कह सकता हूं बेटा ये बात कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्योंकि ऐसे जा रहे हो तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है और प्रॉपर्टीज आपकी सेम होती जा रही हैं। बात क्लियर हुई? और एक बार खत्म होने के बाद वापस से वहीं आओगे तो इट इज अ रिपीटेशन। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? क्या क्या कमी है इसकी? लिमिटेशन। लिमिटेशन सबसे पहले ये हुई, दो लिमिटेशन है इसके, सबसे पहले 2 या 3 बोलेंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज कहाँ गई? फर्स्ट थिंग ये, सो फर्स्ट लिमिटेशन इज डू नॉट टेल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा, भैया सिर्फ इतने ही एलिमेंट थोड़ी थे, और भी तो बहुत थे, उनको इनकी जगह कर्व में स्पेस क्यों नहीं दी? देयर इज नो प्लेस ऑफ फॉर द अदर एलिमेंट विच आर पुट इन द कर्व्स, सो नो स्पेस लेफ्ट या नो स्पेस गिवन for other elements in curves। इनके कर्व के अंदर बाकी एलिमेंट्स के लिए कोई स्थान नहीं था। सो ये इनके लिमिटेशन हुई। इवन तो नोबल गैसेस का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर हुआ? सिंपल। तो ही प्लॉटेड अ कर्व्स, ये कर्व्स थे। नाउ अब आते हैं आपके, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, सो बेटा सोचना आज पक्का। नाउ वी हैव मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी लगभग 60 to 70 ईयर्स तक चली, और इन्होंने 2 फ्रेगमेंट्स में अपनी पीरियोडिक टेबल दी। एक ओल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और दूसरी कही जाती थी मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये जो मेंडलीव थे
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये पीरियोडिक टेबल, और इस पर हमें बहुत सारी बातें सीखनी है। पूरा नाम था दिमित्री इनोविच मेंडलीव, रशियन केमिस्ट थे, ही वॉज अ रशियन केमिस्ट, ठीक है, इसलिए मेंडलीव याद रखो बस। अब इन्होंने सबसे पहले लॉ दिया, मेंडलीव लॉ। हर साल क्वेश्चन आता है मेंडलीव लॉ क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, properties of elements are their periodic function of their atomic mass। क्या मतलब है इस बात का बेटा, बताओ क्या मतलब है इस बात का कि बेटा जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की वो पीरियोडिकली एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चलें तो वो पीरियोडिकली वापस से वहीं आ जाएगी, वो पीरियोडिक फंक्शन शो करेंगी। या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ एक बात और कि एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्राई टू राइट दिस लॉ, अगर वो भूल जाओ तो ये लास्ट स्टेटमेंट डाल देना, थोड़ा ईजियर है। बट जो उसके स्टेटमेंट है वो ये थे, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इट मीन्स दैट एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्लियर। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर की, इसकी पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा था। दैट इज द स्ट्रक्चर of Mendeleev periodic table। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार कि किस तरह से उसने इसको अरेंज किया था, क्या फ्रेमवर्क था उसका। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझनी है बेटा कि इसने कैटेगराइज किया था, ही कैटेगराइज इनटू टू कंसेप्ट्स, टू कैटेगरीज। ठीक है, पहले तो था he categorized his periodic table। मैं periodic table को PT लिख दूं, शॉर्ट में समझ जाओगे। he categorized his periodic table so he categorized his periodic table into two category, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है, और सेकेंड आपको आगे बताता हूं। पहले तो ये समझो व्हाट आर ग्रुप्स। ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। आप इसको ऐसे याद रखो बेटा, ये जी बना लो, जी के नीचे ऐसे डाल दो। ग्रुप्स में ऐसे जा रहे हैं ना नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे आते हैं, वी कॉल्ड एज अ वर्टिकल कॉलम। समझ गए। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इसी में ही कि वर्टिकल कौन सा हॉरिजॉन्टल कौन सा भी है। तो वर्टिकल को जी को ऐसे बना लो, याद रह जाएगा। तो ग्रुप्स में वर्टिकल होते हैं, तो दैट इज वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इज कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल कॉलम। इन पीरियोडिक टेबल। अब क्वेश्चन ये नहीं आता है कि ग्रुप्स और पीरियड क्या थे, क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स एंड हाउ मेनी पीरियड इन हिज पीरियोडिक टेबल। सो देयर आर 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स। देयर आर 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट। अब इसी में बात करें तो बेटा जो पीरियड्स हैं आपके, देयर आर 6 पीरियड्स, वो कौन कौन से थे? 1 to 6 तक थे, इसमें कोई इशू नहीं। जो ग्रुप्स की बात करते हैं, देयर आर 8 ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स के ऊपर थोड़ा सा और समझियो। ये जो ग्रुप्स थे, ग्रुप कितने थे बेटा? 6 थे, सॉरी 8 ग्रुप्स थे, आउट ऑफ विच
इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगराइज करते हैं। जो 8 ग्रुप्स थे इनमें से ग्रुप 1 to 7, 1 से लेके 7 तक, और एक अलग हो गया 8वां ग्रुप, 8th ग्रुप, इसको अलग करते हैं। तो ये जो 1 to 8 ग्रुप थे, 1 to 7 ग्रुप थे, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप्स। इसको फिर से क्लासिफाई किया इनटू सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। क्लियर है? सो दीज 1 to जो ग्रुप थे, ग्रुप 1 to 8 इज फर्दर क्लासिफाइड इन सब ग्रुप्स। और उन सब ग्रुप का नाम क्या था बेटा? ए एंड बी। मतलब क्या, इस बात को समझो। जैसे बोलो कि ग्रुप 1 है ये, ठीक है, ये ग्रुप 2 है, और इस तरह से करके ग्रुप 7 तक जा रहा है। बात को समझना बेटा। तो ये हैं आपके ग्रुप्स इस तरह से। तो इनको फिर से डिवाइड किया गया दो सब ग्रुप में, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। समझ गए? सेकंड ए, सेकंड बी। क्लियर हुआ? और ऐसा कहाँ तक हुआ बेटा? 7 तक हुआ। मतलब 7A एंड 7B। और 8वें को कोई कैटेगराइज नहीं किया गया, सिमिलर एंड सो ऑन। क्लियर हुआ और नहीं हुआ? आई बात समझ में? सो ये जो ग्रुप 1 to 7 थे, इनको क्या कहा गया? दे फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। और इन सभी एलिमेंट्स को, जो इसमें एलिमेंट्स आए, वी कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। All these elements are called as, these elements are called representative elements। इनको क्या नाम दिया गया? representative elements। ठीक है। नाउ ये जो ग्रुप 8 थे, 8th ग्रुप था, इस 8th ग्रुप को कुछ नहीं किया, दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। और इनके अंदर जो एलिमेंट्स आए, दीज एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके अंदर क्या रखा गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आगे जाके हैवी मेटल्स का भी नाम दिया गया। हैवी मेटल्स कह सकते हो आप, इनमें हैवी मेटल्स रखे गए। क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरह से अगर पिक्चर बनाएं इसकी, तो ये था ग्रुप पीरियड 1, इस तरह से पीरियड 2, इस तरह से पीरियड 3 एंड सो ऑन, 4th, 5 एंड 6, इस तरह से था। और इनके अंदर भी कैटेगरी होगी थी दो, सिर्फ लास्ट वाले में नहीं थी। क्लियर? नो प्लेस फॉर द नोबल गैसेस, कोई प्लेस नहीं रखी गई थी नोबल गैस में, क्योंकि नोबल गैस उस टाइम पे डिस्कवर ही नहीं थे। इज दैट क्लियर? सो देयर इज नो प्लेस फॉर द नोबल गैसेस एज दे वर नॉट डिस्कवर्ड टिल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये बात भी लिख सकते हो आप। तो इसमें यहीं पे लिख देता हूँ, नो प्लेस फॉर नोबल गैस। जबकि इन 1900 के आसपास जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुई, तो उसने एक और ग्रुप बना दिया, वी कॉल्ड एज जीरो ग्रुप। एंड आफ्टर द डिस्कवरी of noble gases in 1900, he put them into, किस में रखा बेटा इसको? जीरो ग्रुप। एक अलग से ग्रुप बना दिया, वी कॉल्ड एज जीरो ग्रुप। मतलब 8 तो थे ही, एक और आ गया जीरो ग्रुप। लेकिन कब? बाद में। तो पहले अगर बात की जाए इसके डीमेरिट्स की बात करें, तो एक डीमेरिट्स ये भी है इसकी कि स्टार्टिंग में ही इसने क्यों नहीं रखा। बात समझ में आई? ये जो डिस्कवरी हुई उसके बाद इसने एक अलग से प्लेस दी है उसको। क्लियर? तो फर्स्ट कैटेगरी इसने की थी, ही कैटेगराइज हिज पीरियोडिक टेबल इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सेकंड इज, अब इस ग्रुप्स एंड पीरियड को बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको। क्लियर? नोट डाउन दिस। और सेकंड में बता देता हूं आपको, यहीं पे लिख रहा हूं। सेकंड था, he classified element on the basis of its formation
of hydrides and oxides in increasing order of their atomic masses। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये ध्यान रखना कि इन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया ऑन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के आधार पे। मतलब एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस टाइम पर मेंडलीव के टाइम पे अराउंड 63 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। कितने एलिमेंट डिस्कवर थे बेटा? 63 एलिमेंट्स, और उन्हीं पे इन्होंने पिक्चर बनाई थी अपनी सारी स्टोरी बताई है। तो 63 एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किए। अब इन्होंने कैसे अरेंज किए, इसको आइडिया मिला प्लेइंग कार्ड से। यू नो ना, प्लेइंग कार्ड्स 4 तरह के उसमें कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से हैं? क्लब, एस, डायमंड, हार्ट, पता है ना, यही होते हैं ना 4। आप पे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पर, मैथमेटिक्स पे, स्टैटिकल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटीज़। 12th में जाओगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पर, बहुत एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस हैं। तो इन 4 कार्ड्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने किया। अब जरा सोचो उन्होंने अरेंज कैसे किया था उन कार्ड्स को, कैसे अरेंजमेंट होते हैं। अगर मैं उन कार्ड्स को लेता हूँ, लिसन, अगर मैं उन कार्ड्स को लेता हूँ रैंडमली फैला देता हूँ तो क्या होगा? आपको उसको लर्न करना और उसको याद रखना मुश्किल है कि कितने कार्ड कितने के क्या हैं। तो क्या करते हैं, हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे एस के सारे एस के इकट्ठे कर दिए, सारे आपके क्लब के इकट्ठे कर दिए, सारे डायमंड के इकट्ठे कर दिए, एंड सो ऑन। अब उसमें चलो आपको ये पता लगे कि आपने ये सब 3 कैटेगरी हुई। अब उसको क्या करो, सीक्वेंस में अरेंज कर दो, छोटे से बड़ा। तो कैटेगराइज करना आसान हुआ, याद रखना आसान हुआ कि मेरे पास इतने एस के हैं, मेरे पास इतने क्लब के, इतने डायमंड के, इतने हार्ट के हैं। ठीक है, तो वैसे ही उन्होंने आइडिया लिया। इन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट के हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स बनाए। लाइक इन द सेंस कि लिथियम के हाइड्राइड बनाए, ठीक है, सोडियम के बनाए, पोटेशियम के बनाए, कार्बन के बनाए, नाइट्रोजन के बनाए, बेरिलियम के बनाए, फिर मैग्नीशियम के बनाए, कैल्शियम के बनाए, एल्यूमिनियम के बनाए, सो ऑन। इन सब के क्या बनाए, आपके क्या बनाए? हाइड्राइड्स बनाए। हाइड्राइड्स मतलब H नेगेटिव। चलो बना के देखते हैं। H इसका आएगा NaHKH, इसका हाइड्राइड CH4 होगा, +4 चार्ज है, वैलेंसी आपको पता है। इसका हाइड्राइड NH3 होगा, BeH2 होगा, MgH2 होगा, इसका H2 होगा, है ना। तो आप कुछ ट्रेंड फॉलो देख रहे हो, ये AB के पैटर्न में जुड़ रहा है, ये AB4 के पैटर्न में जुड़ रहा है, ये AB3 के पैटर्न में जुड़ रहा है, ये AB2 के पैटर्न में जुड़ रहा है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन सबको इकट्ठा कर दिया। जो AB2 के थे सबके इकट्ठे आ जाओ, जो AB3 के थे सबके इकट्ठे आ जाओ, AB4 के सबके इकट्ठे आ जाओ, AB के थे सबके इकट्ठे आ जाओ, और अरेंज कर लिए इनको। जब अरेंज किए तो इन्होंने देखो क्या बात नोटिस की। इन्होंने ये नोटिस की कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे थे, कार्बन कुछ अलग कर रहा था, ठीक। और उसके बाद में भी जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि कैल्शियम था वहाँ पर, बेरिलियम था, इस तरह से था, एक जैसा शो कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, सबके मासेस को देखा, और मासेस को देखा तो ये छोटा था मास, ये फिर ज़्यादा अरेंज कर दिया। फिर यहाँ देखा तो यहाँ कुछ गड़बड़ मिली उसको कि ज़्यादा मास वाला पहले आ गया और कम मास वाला बाद में आ गया, तो उसने इसको चेंज किया, सो ऑन। तो बेरिलियम को पहले रखा, फिर कैल्शियम को रखा, और फिर सीक्वेंस बना दिया। अब इसने इस चीज़ को वेरीफाई किया बाय मेकिंग इट्स ऑक्साइड ऑल्सो। ऑक्साइड के अकॉर्डिंग भी इस चीज़ ने इसको वेरीफाई किया, और फिर फाइनली पीरियोडिक टेबल को डिसाइड किया। समझ में आई बात? तो इन्होंने पहले हर एक एलिमेंट के क्या करवा के देखे, ऑक्साइड्स बनाए, हाइड्राइड्स बनाए, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, और फिर देखा कौन कौन से सिमिलर प्रॉपर्टी के शो कर रहे हैं, और फिर उन एलिमेंट्स को इकट्ठा किया, और फिर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस दे अरेंज दीस एलिमेंट इन द सेम कैटेगरी। इज इट क्लियर? सो दैट इज हाउ दे फ्रेम हिज पीरियोडिक टेबल। तो देखो एक चीज़ और कि इससे पहले कि जितने साइंटिस्ट थे किसी ने भी इतना पेन नहीं लिया सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने के लिए, इन्होंने थोड़ा पेन लिया, और इसकी पीरियोडिक टेबल लगभग 50 से 60 साल तक चली भी थी। ऑल्दो इट इज़ ए रिजेक्टेड थ्योरी, लेकिन स्टिल तो उन्होंने कुछ खास बात बताई होगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज, लिखिए अब, पहले इसको नोट डाउन करो, उसके बाद लिखते हैं हम लोग मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। नोट डाउन दिस।